हेलो दोस्तों, क्या लड़कियों को खूबसूरत होना एगो पाप है? लड़कियों को खूबसूरत होना दुनिया के लिए एक अजीब सी घटना हो जाती है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही रोमांचक लेके आया हूँ। क्या लड़कियों को खूबसूरत होना पाप है? आइए कहानी को आगे सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह साल था 2018। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर, थाना क्षेत्र और सरस्वतीपुरम इलाके में एक लड़की रहा करती थी दोस्तों, और इसको प्यार से भी राखी श्रीवास्तव कहा करते थे। इसका जो परिवार है वह गोरखपुर में रहा करता था, लेकिन ये अकेली इस इलाके में रहती थी क्योंकि उनके दादी पास में रहा करती थी। वो इस वीडियो के आगे चलकर आपको यही मालूम पड़ेगा। पड़ोस में एक और परिवार रहता था, जैसे वो बिहार में बिलोंग करता था, और उस परिवार में अक्सर एक लड़का आया करता था जिसका नाम मनीष सिन्हा था। जो मनीष सिन्हा बिहार के एक पुलिस फोर्स में ड्यूटी करते थे, और अक्सर ये अपने फैमिली के साथ वह सहारपुर आया करता था, सरस्वतीपुर आया करता था। राखी श्रीवास्तव को वह उसे देखा करती थी। ऐसे ही देखते इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है दोस्तों। और उसके बाद यह दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जो राखी श्रीवास्तव होता है वह मनीष को कहती है कि मेरे घर वाले के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। और ऐसा ही लोग कहते हैं। मनीष और राखी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और मैरिज करने के बाद जो मनीष है वह राखी को अपने घर बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट परिवार में जो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है दोस्तों, वह रहने लगता है। मनीष भी अपने ड्यूटी के लिए वापस चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मनीष अपना ड्यूटी से छुट्टी लेकर आता है। वह बीबी के साथ कहीं घूमने के लिए आने की वह हनीमून जाने के लिए प्लान बनाते हैं, और इसी के चलते वह नेपाल जाने का डिसाइड कर लेते हैं। और वह 1 जून 2018 को यह मनीष और राखी दोनों फ्लाइट के माध्यम से नेपाल चले जाते हैं दोस्तों। वहाँ पर 3 दिन के रेस्टोरेंट को घूमते हैं, काफ़ी मौज मस्ती करते हैं और हनीमून भी बनाते हैं। इसके बाद 3 जून की शाम थी। मनीष अपना सामान पैक करके वापस ड्यूटी पर जाने लगता है दोस्तों। राखी वापस जाने से मना कर देती है। वह मनीष को कहती कि अभी मुझे यहाँ पर और घूमना है, मुझे और कहीं देखना है, तुम वापस चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगी दोस्तों। क्योंकि राखी पहले भी अकेले रहती थी और अपने पर डिपेंड थी, होशियार थी, उसको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता था दोस्तों। वह अकेले घूमती है और ड्यूटी पर मनीष चला जाता है। मनीष 3 जून 2018 की शाम की फ्लाइट वापस आ जाता है, अपनी ड्यूटी करने लगता है। लेकिन जो राखी श्रीवास्तव है वहीं पर रुक जाती है। अब अगले दिन आने की 4 जून 2018 को मनीष सुबह अपनी वाइफ को कॉल करती है, उनकी बात होती है, हालचाल पूछती है, और वो फ़ोन रख देती है। 4 जून की शाम को मनीष वाइफ को कॉल करता है, तब उसका फ़ोन मिल रहा था, रिंग हो रही थी। 5 जून को 2018 की शाम सुबह मनीष अपने बीबी को राखी को कॉल करता है, फ़ोन नहीं उठाती है। मनीष को लगता है कि शायद ट्रैवल करके थक गई होगी या सो रही होगी। 5 तारीख के शाम तक अपनी बीबी को लगातार कॉल कर रहा था, मगर वो फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन राखी श्रीवास्तव फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। नॉर्मल चार्ज थी, लेकिन यहाँ भी अजीब बातें देखने को मिली। जब मनीष देखता है कि जो राखी है वो व्हाट्सएप में भी वो एक्टिव है और फेसबुक में एक्टिव है, उसका साइड दोनों पर एक्टिव दिख रहा है। वो बार बार उसे कॉल कर रहा है, मैसेज भी कर रहा है, मैसेज भी सीन हो रहा है, लेकिन वो मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। फ़ोन भी कर रहा है क्योंकि व्हाट्सएप पर भी वो कॉल आया, नहीं उठा रही है, क्योंकि मनीष अपनी ड्यूटी पर था और वह लगातार उसे 3, 4, 5 दिनों तक कॉल करता रहा, लेकिन उसे फ़ोन नहीं उठाए। इसके चलते मनीष बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। 2 हफ्तों के बाद मनीष अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर पहले अपने घर बिहार जाता है, और उसके बाद बिना देरी किए नेपाल के लिए रवाना हो जाता है। नेपाल के उसी होटल में जाता है जहाँ पर उन्होंने रूम के लिए रखा था। वहाँ जाकर अपनी बीबी के बारे में पूछता है, तो मालूम चलता है कि 3 जून 2018 की शाम को वह वहाँ से निकला था। तो उसके बाद उसकी बीबी राखी श्रीवास्तव ने भी वहाँ से चेक आउट कर दिया था, यानी वहाँ से निकल गए थे, वहाँ से दूसरी जगह पर चली गई थी। श्रीवास्तव अपनी बीबी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जो राखी श्रीवास्तव है अभी भी व्हाट्सएप और फेसबुक पर एक्टिव दिख रही थी।
उसका मैसेजेस किया हुआ सीन हो रहा था, लेकिन मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे। आखिर में यह कैसे हो रहा था? फेसबुक पर भी एक्टिव दिख रही थी और उसका लोकेशन बिहार बता रहा था। कोई भी किसी तरह से ढूंढता है जिसका नाम अमर प्रकाश होता है और अमर प्रकाश को सारी बातें बताता है, लेकिन यहाँ पर पासा थोड़ा और उल्टा पड़ जाता है दोस्तों, क्योंकि जो राखी श्रीवास्तव थी उसके परिवार वाले पहले शादी से खुश नहीं थे, तो सारा मामला मनीष सिन्हा के ऊपर लगा देता है कि तुम्ही ने मेरे बेटी को नेपाल ले जाकर गायब किया होगा, तुम्ही ने मार दिया होगा। इसी के चलते जो राखी श्रीवास्तव, उसका भाई अमर प्रकाश और राखी श्रीवास्तव के घर पर 24 जून को मनीष सिन्हा के खिलाफ FIR फाइल कर देता है। इसमें मर्डर केस के चार्जेस लग जाते हैं और मनीष सिन्हा को गिरफ्तार कर लेती है दोस्तों। गिरफ्तार करने के बाद हालांकि मनीष सारी बातें पुलिस को बताता है कि मेरी बीबी है, मैं ही उसे ढूंढ रहा हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी मोबाइल लोकेशन चेक करता है, मोबाइल में मैसेज देखता है, लगातार राखी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश के बाद पुलिस को मालूम होता है इस केस में मनीष का कोई हाथ नहीं है, तो मनीष को यहाँ पर बेगुनाह कर उसे छोड़ दिया जाता है दोस्तों। लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिर राखी श्रीवास्तव नेपाल से बात क्यों नहीं हो रही है, और अगर नेपाल में नहीं है आखिर राखी श्रीवास्तव कहाँ? आज के इस केस बहुत ही रोमांचक होने वाला है दोस्तों। फिर पुलिस जांच स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले वह राकेश श्रीवास्तव के मोबाइल की जांच लोकेशन है उसको ट्रैक करती है। वो लोकेशन गुवाहाटी की पाई जाती है दोस्तों। देखो, पुलिस को लगा कि जो राखी श्रीवास्तव है वह जिंदा है, गुवाहाटी में है, उसका मोबाइल अभी एक्टिव है, तो कहीं किसी के साथ गुवाहाटी में शायद वो अपने पति या परिवार से बात नहीं करना चाहती है। इसी के चलते जो पुलिस है वो केस को बहुत ही सीरियसली में नहीं लेती है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था राखी श्रीवास्तव बिल्कुल ठीक ठाक है और ये केस ऐसे ही लटका रहता है। धीरे धीरे जून से बढ़कर समय अक्टूबर का आ जाता है, लेकिन अक्टूबर में जो राखी की मोबाइल का लोकेशन है वो भी बंद हो जाती है, मतलब वो ऑनलाइन आना बंद कर देती है। उसकी जो आईडी है एक्टिव नहीं होती है। उसके बाद जो मनीष सिन्हा है, जब वह पुलिस को इस बात की खबर देता है और इस मामला थोड़ा और हाईलाइट होता है दोस्तों, तब पुलिस एक्शन में आ जाती है और उसके बाद केस के ATF आने का स्पेशल टास्क फोर्स भी दिया जाता है और इस फोर्स के हाथों में तुरंत इस केस की कार्रवाई शुरू करते हैं। वो सबसे पहले राखी की 1 जून से लेकर अक्टूबर की मोबाइल का लोकेशन चेक करते हैं, वो कहाँ कहाँ गई, और लोकेशन में 1 जून से 3 जून तक नेपाल में अपने पति के साथ भी और सारी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने देखा। लोकेशन के आधार पर वह अब इंडिया की आई इंडिया में गुवाहाटी का लोकेशन भी आई, लेकिन पुलिस को अपनी तफ्तील और नेपाल से ही शुरू करनी थी और इसी के चलते जो STF की टीम होती है वह नेपाल को कनेक्ट करती है और नेपाल में राखी के फ़ोटो वगैरह सेंड करती है, जिस पर नेपाल पुलिस वह अपना रिकॉर्ड खंगालने के लिए एक बाद पुलिस इंडिया को कुछ फ़ोटोग्राफ सेंड करती है। फ़ोटोग्राफ एक डेड बॉडी थे और वह नेपाल पुलिस इंडियन पुलिस को बताती कि 8 जून 2018 को उन्हें पहाड़ी के नीचे एक डेड बॉडी मिली थी, एक महिला की, और उसको बहुत ही सीरियस इंजरी थी। ऐसा लग रहा था कि वो पहाड़ी से नीचे गिरी है और उसकी डेथ हो गई है। और जब वह फ़ोटो STF के पास आती है तो सारा मामला सुलझ जाता है दोस्तों, क्योंकि ये फ़ोटो और कोई नहीं बल्कि राखी श्रीवास्तव की है। अब यहाँ से केस और भी पेचीदा है, क्योंकि अभी तक कोई लग रहा था कि राखी श्रीवास्तव जिंदा थी। राखी की मृत्यु 8 जून को हो गई थी, जिसकी पुष्टि नेपाल पुलिस ने कर दी थी। नेपाल पुलिस इंडिया पुलिस को बताती है कि इस महिला के साथ कोई फॉरेस्ट डांट है। पोस्टमार्टम वगैरह करके सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके उसको हिंदू संस्कार के तहत जो अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब यहाँ से केस थोड़ा पेचीदा हो गया था। पुलिस को फाइंड करना था कि आखिर राखी श्रीवास्तव किसी दुर्घटना का शिकार हुई थी या किसी ने हत्या की थी। पुलिस की टीम सामने एक और बड़ा सवाल था कि अगर राखी की मृत्यु 8 जून को हो गई थी तो अक्टूबर 1-2 तारीख तक उसका मोबाइल एक्टिव कैसे बता रहा था, लोकेशन गुवाहाटी में कैसे दिख रहा था, वो अपने लोकेशन व्हाट्सअप का सारा लोकेशन सीन कैसे आ रहा था, फेसबुक वगैरह जितने भी इंस्टाग्राम आईडी था सारा, तो उसका मर्डर अगर 8 तारीख को हो गया था तो कैसे हो रहा था।
पुलिस का यह दुर्घटना उसकी मोबाइल के लोकेशन नेपाल ही थी और इसी के चलते पुलिस की एक टीम ने नेपाल जाती है। नेपाल जाकर वो इस होटल में जांच करती है जहां पर राकेश श्रीवास्तव उसका पति रुके थे। सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और जांच करने लगती है। वहां पे कलेक्ट करने के बाद सुराग नहीं लगता है। अब पुलिस की टीम इंडिया आ जाती है और यहाँ पर सबसे पहले राखी के जो कॉल डिटेल थे वे चेक करती है और उसमें पाया जाता है कि 3 जून 2018 को राखी का पति उसे नेपाल में छोड़कर वापस आया था। उसके बाद राखी ने एक नंबर पे कॉल किया था और ये नंबर कोई नहीं, मतलब कि इस नंबर पे राखी पहले भी कॉल किया करती थी और काफ़ी देर तक बातें भी होती थी। पुलिस बिना देरी किए उस नंबर की जानकारी निकलवा देती है और पुलिस को मालूम चलता है कि यह नंबर गोरखपुर के एक जाने माने डॉक्टर डीपी सिंह का है, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह था और आर्यन हॉस्पिटल के नाम से गोरखपुर में इनका एक हॉस्पिटल भी है। अब एसटीएफ की टीम बिना देरी किए डीपी सिंह के हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से राकेश श्रीवास्तव के बारे में सवाल जवाब करता है और जब डॉक्टर सीपी सिंह पूरी तरह से मुकर जाता है, यह कहता है कि मैं राकेश श्रीवास्तव नाम की किसी महिला को नहीं जानती हूँ, राखी श्रीवास्तव मैं नहीं जानती हूँ। डॉक्टर डीपी कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन बिना जांच के डॉक्टर साहब को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वह एक नामी डॉक्टर था शहर का और काफ़ी पैसे वाला था। एसटीएफ टीम यहाँ पर सबूत लेके डीपी सिंह की मोबाइल लोकेशन ट्रैक की जाती है और ऐसे पाया जाता है कि 3 जून से लेकर 6 जून तक डीपी सिंह की लोकेशन राखी श्रीवास्तव की लोकेशन से मैच कर रही थी। यानी कि डीपी सिंह और राखी श्रीवास्तव दोनों ही नेपाल में मौजूद थे। 3 जून की रात से लेकर 6 जून तक उसके बाद जो डॉक्टर के पास दोबारा जाया जाता है तो उसको इस लोकेशन के बारे में बताया जाता है, लेकिन डॉक्टर फिर से मुकर जाता है। यानी कि पुलिस को कुछ एविडेंस कलेक्ट करने थे, डीपी सिंह पूछताछ करनी थी या नहीं करनी थी। यहाँ पर एसटीएफ की टीम नेपाल इंडिया बॉर्डर पर जाती है। यहाँ पर वह 3 तारीख से लेकर 6 तारीख की जितनी भी इंडियन कोर्स नेपाल की एंट्री की थी उसकी डिटेल निकलवाता है और वहाँ पर डीपी सिंह का कार का नंबर मिल जाता है। यानी कि उसके फर्म हो गया था कि डीपी सिंह झूठ बोल रहा है और वह 3 तारीख से 6 तारीख तक नेपाल में राखी श्रीवास्तव के साथ ही एविडेंस उठाने के बाद थी। पुलिस के पास काफ़ी एडवांस थे। अब वो यहाँ पर अरेस्ट वारंट लेकर डीपी सिंह के पास जाता है और उसे अरेस्ट कर उसे पूछताछ करती है। पुलिस की टीम डॉक्टर डीपी सिंह को बताता है कि तुम्हारी गाड़ी 3 तारीख से 6 तारीख इस नेपाल में क्यों बताई थी। इसके लिए डॉक्टर डीपी सिंह के ड्राइवर प्रमोद को भी उठाते हैं, जो कि बहुत जल्द टूट जाता है और पुलिस को बता देता है कि 3 तारीख की रात से लेकर 6 तारीख तक वे लोग नेपाल में थे और डॉक्टर डीपी सिंह के साथ उसका ड्राइवर प्रमोद, साथ हेल्पर दीपक भी मौजूद था। पुलिस दीपक को भी अरेस्ट करता है और अभी इस केस के पत्ते खुलने वाले थे, क्योंकि ड्राइवर प्रमोद और हेल्पर दीपक था वह पहले ही टूटे हुए थे और सारी बातें पुलिस को बता चुके थे। पुलिस सच सुनना चाहती थी। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे थोड़ी सख्त के बाद टूट जाता है और सारी बातें पुलिस को बता देता है। ये डॉक्टर एसटीएफ की टीम को बताता है कि 2006 में जब उसने अपना हॉस्पिटल बनाया था तो उस टाइम पर हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था और उस पेशेंट कोई और नहीं बल्कि राखी श्रीवास्तव के फादर ही थे। अब उनके फादर के साथ राखी श्रीवास्तव जैसा कोई स्ट्रीमिंग ही बताया। राखी श्रीवास्तव दिन में बहुत ही खूबसूरत थी और 2006 में जब डीपी सिंह ने राखी श्रीवास्तव के पिता का इलाज किया था उसी टाइम पर उसने राखी श्रीवास्तव को देखा। हालांकि उस टाइम पर भी डॉक्टर डीपी सिंह मैरिड था और उसका एक बेटा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी राखी इस पर गलत नज़र थी और इसी के चलते किसी तरह से राखी को उसने बहला फुसला कर अपने जाल में फंसा लिया था। अब राखी भी उस टाइम पर मासूम थी और डॉक्टर के प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन यह मालूम था कि डॉक्टर शादीशुदा है और उससे पहले ये बच्चा भी है। रिलेशन ऐसे ही आगे बढ़ता लग गया और 2011 में राखी श्रीवास्तव को मालूम चला कि डॉक्टर डीपी सिंह तो पहले ही मैरिड है और उसका एक बेटा भी है। उसके चलते वह डॉक्टर से खरी खोटी सुनाती और उसके बाद वो डॉक्टर से दूरी बना लेती है, लेकिन डॉक्टर उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि राखी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और इसी के चलते डॉक्टर डीपी सिंह राखी से मंदिर 2011 में शादी कर लेता है और जब
शादी के बारे में अपने घर में जाकर बताती है तो घर वाले इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और इसी सदमे के कारण राखी श्रीवास्तव के पिता की भी मौत हो जाती है और पिता के मौत के बाद जो राखी श्रीवास्तव है उसे घर से निकाल देता है। उसके चलते राखी गोरखपुर के सरस्वती में अकेली रहा करती थी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया है, यहाँ पर उसके रहने खाने का जो भी खर्चा होता था वो डॉक्टर साहब ही उठाता था। डीपी सिंह अपनी पत्नी को बिना बताए राखी से साथ लेने में रहा करता था, मतलब कि उसने शादी कर ली और मंदिर में उसके साथ भी रहा करता था। लेकिन एक दिन डॉक्टर डीपी सिंह पत्नी उषा को मालूम चला कि डॉक्टर ने एक क्या कांड किया है। उसके चलते वो डॉक्टर के खिलाफ आनी अपने पति के खिलाफ FIR कर देती है। हालांकि डॉक्टर अपनी बीवी को समझा बुझाकर FIR को वापस ले लेता है, लेकिन उसके बाद राखी को अवॉइड करना शुरू कर देता है। जो बातें राखी में नोटिस कर रही थी, अब राखी देख रही थी कि डॉक्टर उसे ना तो पैसे देता था और न समय पर उससे बात करता था। इसके चलते डॉक्टर साहब को बताती कि वह बहुत जल्द डॉक्टर की बच्चे की मां बनने वाली थी और अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। अब डॉक्टर के लिए हालात ये काफ़ी, इधर कुआं तो उधर खाई थी। राखी को छोड़ सकता था, लेकिन वो जो राखी श्रीवास्तव है उसका मैरिसेज हो गया था, यानी कि जो डॉक्टर बच्चा जिसको जन्म देने वाले थे पैदा नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो डॉक्टर है वह राखी से पूरी दुनिया बना लेती है, क्योंकि उसे अपना इज्जत भी बचानी थी, अपना प्रॉपर्टी पैसा भी बचाना था और अपना परिवार भी बचाना था। और वह राखी को पूरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर देता है। यहाँ पर राखी अब लगातार उसके पीछे पड़ी हुई है। राखी उसको हमेशा धमकी देती थी कि उसका साथ छोड़ा तो कुछ प्राइवेट फोटोज जो बीबी को दिखा देगी, समाज को दिखा देगी, तो उसे बदनाम करेगी। यानी कि जो डॉक्टर है उसे फोटो से बहुत हैरान हो जाता है। हाल में राखी से छुड़ाने के लिए अब ऐसे ही समय बीतता गया और 2018 आ जाता है, जिस टाइम राखी श्रीवास्तव की मुलाकात मनीष सिन्हा से होती है और वह अपने रिलेशन में शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वह नेपाल हनीमून मनाने चली जाती है। यही मौका देखकर और इसी के चलते मनीष सिन्हा जो बिहार का रहने वाला था और डिफेंस में जॉब करता था, उसे कोर्ट मैरिज कर लेती है और उसके बाद फिर से घूमने के लिए नेपाल चले जाते हैं। लेकिन 3 जून 2018 को जब मनीष नेपाल से वापस अपने ड्यूटी पर चला जाता है और राखी वहीं पर रुक जाती है, केवल इसलिए रुक जाती है कि वो डॉक्टर को ब्लैकमेल करना चाहती थी और वो डॉक्टर से एक बड़ी रकम लेना चाहती थी ताकि अपनी ज़िंदगी को आगे मनीष के साथ सेटल कर सके। और इसी के चलते मनीष के जाने के बाद उसने डॉक्टर को कॉल किया था और उससे कहा था कि सरस्वतीपुरम वाला मकान जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ थी, वह मकान राखी के नाम कर दे। साथ ही कुछ कैश अमाउंट उसे मांग कर रही थी। अब डॉक्टर यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और तुमसे मिलना चाहता हूँ, डॉक्टर बोलता है, जिस पर राखी नेपाल में हूँ बोलकर अकेली उसको बुला लेता है। दोस्तों, यहाँ आकर डीपी सिंह के मन में एक प्लान आता है। सबसे पहले प्लान में अपने ड्राइवर प्रमोद को शामिल करता है और एक हेल्पर होता है जिसका नाम दीपक होता है, उसको एक शामिल में करता है, पैसे देता है, सैलरी बढ़ाने लालच भी देता है और अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है और नेपाल चला जाता है। दोस्तों, नेपाल जाने के बाद उस राखी श्रीवास्तव से कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद फिर उसे पैसे का लालच देके ऐसी सुनसान जगह पर बुलाता है दोस्तों, और उसका वहाँ पर मर्डर कर दिया जाता है। दोस्तों, उसको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया जाता है। दोस्तों, वह सच जैसे ही उगलना था, पुलिस उसमें अपने सख्ते में आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। दोस्तों, जिसमें से उसका हेल्पर को छोड़ दिया जाता है दोस्तों, और ड्राइवर को छोड़ दिया जाता है। कोर्ट में पेश किया जाता है, दोषी करार किया जाता है दोस्तों, और उसे फिर सजा हो जाती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को मन या दिल ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ समाज को जागरूक करना है। दोस्तों, क्या कहानी में जो भी लाइन आप लोग को अच्छी लगी होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।